किरदार में मेरे कलाकारियां नहीं हैं, खुददारी है, गुरूर है, मगर मक्कारियां नहीं है। तो एक बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर वन ऑन वन सेशन में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं नोटिस करती हूँ वो ये कि हम ऐसा क्या करें कि बिन मांगे हमें प्यार सम्मान मिले, क्योंकि हम तो सबको प्यार सम्मान देते हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है तो हमें वो नहीं मिलता है। हमें लंबे लंबे मैसेज करके रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपनी वैल्यू दिखानी होती है, उसके बाद भी हमें वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ऐसा क्या किया जाए? जो व्यक्ति समय रहते इन 5 बातों को आत्मसात करता है उसे बिन मांगे सब कुछ मिलता है, प्यार, सम्मान, अपनापन, सब कुछ। यहां सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि अगर हम प्यार पाने की चाहत रखते हैं, सम्मान पाने की चाहत रखते हैं, तो वो मांगने से नहीं मिलेगा, अपनी पात्रता पे काम करने से मिलेगा। और पात्रता पे काम करने का मतलब है खुद में इन्वेस्ट करना। जो व्यक्ति स्वयं में इन्वेस्ट करता है तब लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर लोगों को होती है, वो ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के बीच में अवेलेबल होंगे तब हमारी वैल्यू होगी, जबकि फैक्ट ये है कि कद्र तब नहीं होता है जब इंसान अवेलेबल होता है, कद्र तब होती है जब इंसान अपने में वैल्यूबल होता है। और वैल्यूबल एक इंसान तब होता है जब इन 4 एस्पेक्ट्स पे काम करता है। पहला, अपने पहनावे पे। दूसरा, अपनी बोली व्यवहार पे, क्योंकि इंसान का असली चरित्र उसकी शब्दों से होता है। उसका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, उसका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है। जब ये 2 चीजें प्रभावशाली होती हैं तो लगभग लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति अपने फील्ड में मास्टर होगा, उसने महारत हासिल किया होगा। ये है पावर अच्छे पहनावे की और अच्छे संवाद की कला की। अब तीसरी जो बात है वो है कि हमें अपने काम को कभी छोटा या बड़ा करके नहीं देखना है। हमें अपने काम के प्रति सम्मान रखना है और अपनी स्किल सेट पर हर दिन काम करना है, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर अपनी हुनर को निखारता है उसकी फिर काबिलियत ही उसे अपनी पहचान बनाती है। इसीलिए पहले हमें अपने काम का सम्मान करना होगा, फिर एक दिन यही काम हमें सम्मान योग्य बनाता है। चौथी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने अपने जीवन में आर्थिक संकट को फेस किया है वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, और वो लाइंस ये हैं कि टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। या वो एक लाइंस है कि एक जरा सा छेद क्या हुआ मेरी जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। इसीलिए इस बात को समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमें सम्मान मिले तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, और भगवान ना करे कभी आर्थिक संकट भी है तो कभी भी समाज में किसी के सामने रोना नहीं है, क्योंकि तेरे दुख तेरे अपने ही रहेंगे, अब चाहे तू उसे हंस के सुना या रो के सुना। और अगर सम्मान पाने की चाहत है तो हमेशा समाज में हमें जब भी प्रेजेंट करना है तो मुस्कुराते हंसते हुए ही खुद को प्रेजेंट करना है, तब बिन मांगे प्रेम और सम्मान मिलता है। दूसरा पॉइंट हमें यह समझाता है कि हमें एक परफेक्ट बैलेंस को समझना है कि कहां हमें चुप रहना है और कहां हमें बोलना है, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या बोलना है। जब भी कोई इस तरह का कोई डिस्कशन हो रहा है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस किया जा रहा है, किसी राजनेता अभिनेता को डिस्कस किया जा रहा है, धर्म गुरु को डिस्कस किया जा रहा है, तो अगर वो क्रिटिसिज्म की बात है, 2 गुट बन गए हैं, वो अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं और अननेसेसरी बहस चल रही है, तो ऐसे में कभी भी हमें अपने ईगो को बूस्ट करते हुए इस तरह के किसी भी संवाद में हमें शामिल नहीं होना है। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह के डिस्कशंस में इन्वॉल्व होता है, जो बहस करता है, लोग सामने बेशक उसको कुछ ना कहें लेकिन पीठ पीछे ऐसे किसी भी इंसान को पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई एक ऐसा सामाजिक, एक ऐसा राष्ट्रीय कोई मुद्दा है जो सबके हित के लिए बात है, और एक मंच ऐसा है जिसमें हमें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी है, तब हम जब बेबाकी से अपनी बात रखते हैं जो सबके हित की है, किसी की भी भावनाओं को आहत करे बिना जब हम बोलते हैं, तब हमें सम्मान मिलता है और लोग आतुर होते हैं हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई हमें मंच मिला है तो हमें यह याद रखना है कि जब हम कुछ बोलने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो शब्दों की जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी होगी और उस विषय से जुड़ी हुई ही बात अपनी करनी है। कई बार लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि मुद्दा कुछ और होता है और वो बोलने कुछ और लगते हैं, जिस वजह से ऐसी परिस्थिति में इंसान ऐसा शो करता है कि वो मूर्ख है। इस पर बड़ी अच्छी लाइंस है कि कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना हो वहां मुंह खोल जाते हैं। और कटा जब शीश सैनिक का तो सब खामोश रहते हैं,
कटा एक शीश सैनिक का तो सब खामोश रहते हैं, और कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। ये आज का दुर्भाग्य है कि जब बात हमारी मॉरल वैल्यूज की आती है, बात सामाजिक और राष्ट्रीय किसी मुद्दे की आती है, तो हम साइलेंट होते हैं। लेकिन जब बात अननेसेसरी किसी मुद्दे की होती है जो एक डिस्टेंस बनाता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करता है, हम अपनी पूरी एनर्जी पोटेंशियल उसमें झोंक देते हैं। और यही वजह है कि हमें ना प्रेम मिलता है ना सम्मान मिलता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि प्रेम सम्मान हमें मिले, तो जो व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी समझ लेता है वो समझदार हो जाता है और वो अपनी पात्रता पे काम कर लेता है। तीसरे पॉइंट में हमें यह समझना है कि निमंत्रण और आमंत्रण का अंतर क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे सम्मान से जुड़ी हुई बात है। निमंत्रण का मतलब होता है कि कोई फॉर्मल इनविटेशन, किसी इवेंट का, शादी का, कोई फैमिली का ग्रुप है या दोस्तों का ग्रुप है, उसमें दे दिया, या फिर डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन पर्सनली उस व्यक्ति ने हमें कुछ नहीं बुलाया। मतलब उसने एक औपचारिकता निभा दी कि अब तुम आओ ना आओ वो तुम्हारी मर्जी, मैंने तो अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी है। ये होता है निमंत्रण। और दूसरा होता है आमंत्रण। आमंत्रण होता है भाव से भरा हुआ, जिसमें सामने वाला व्यक्ति विनम्र निवेदन करता है और वो ये एहसास कराने की कोशिश करता है कि आपका इस इवेंट में होना, इस शादी में होना कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि हमारी कोई टिकट्स होती हैं या कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उस इवेंट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भाव से हमें आमंत्रण देने आता है वो क्लियर कहता है कि नहीं, टिकट मैं कैंसिल करा रहा हूं और बाद में टिकट मैं करा दूंगा, या अगर आप नहीं आ सकते हो, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं गाड़ी भेजूंगा, लेकिन आपको आना ही आना है। जब इस भाव के साथ आमंत्रण हो, हमें तब जाना चाहिए। क्योंकि इस पर भी तुलसीदास जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में ही। अर्थात हमारे आने से अगर किसी को हर्षोल्लास नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि जहां हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं होता है, तो ऐसी जगह कभी भूले से नहीं जाना चाहिए। ये गलती मैंने अपने आधे जीवन करी है। अगर मैं 15-16 साल पहले की बात करूं, आमंत्रण निमंत्रण का तो डिफरेंस बहुत दूर की बात है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरे घर में अगर कोई इनविटेशन आया है, अगर कोई कथा का इनविटेशन है, तो मैं सिर्फ ये देखती थी भंडारा कब का है या प्रसाद वितरण कब का है, या फिर किसी की शादी है, कोई इवेंट है, तो उसमें देखती थी कि प्रीति भोज कब का है और दावत कब की है। फोकस सिर्फ खाने पे रहता था। जब व्यक्ति अपना फोकस सिर्फ खाने पे रखता है, ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। और अपनी आधी जिंदगी में इसी में रोई हूं कि मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए। लेकिन जब मैंने इस आमंत्रण और निमंत्रण के अंतर को समझा, तो अब ये इतना स्पष्ट है कि अगर मेरे ब्लड रिलेशनशिप में भी मुझे सिर्फ निमंत्रण दिया गया है, मैं उसमें नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर एक अजनबी ने भी आमंत्रण दिया है और उसका जो इन्विटेशन है भाव से भरा हुआ है, तो मुझे नहीं मायने रखता है कि वो कहाँ का है, कैसा है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस जगह में जरूर जाऊं, क्योंकि वहां भाव से जहां बुलाया गया है वहां हमारा सम्मान होता ही होता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। चौथी जो पॉइंट की मैं बात करूं, ये मैंने डीप ऑब्जर्वेशन से नोटिस किया है। पिछले 15-16 साल के जो स्ट्रगल फेज में जो ऑब्जर्व करने को मिला है वो ये है कि हर व्यक्ति अपनी महफिल में, अपने इवेंट में, अपनी शादी में ये चाहता है कि उसका जलवा हो जाए। और हर इंसान को ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो ऑलराउंडर है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर व्यवहार कुशलता है, वो बहुत व्यवहारिक है, सबको अपना मानता है, कुटुंब भाव में जीता है, जो टैलेंट है जिसके भीतर, अच्छा डांस करता है, जो अच्छा गाना गाता है, या उसके पास जोक्स का बड़ा अच्छा कलेक्शन है, जो माहौल में एक रंग जमा देता है। या फिर इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए तो जिसके अंदर वो आर्ट है, वो दूसरों के भीतर वैल्यू ऐड करता है, जिसके होने से एक जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, लोगों के भीतर जोश बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, वो औरों को भी एनकरेज करता है। ऐसे लोगों की उपस्थिति हर व्यक्ति चाहता है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति की बड़ी मान मनोहार भी होती है, लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें वो वैल्यू, वो अटेंशन मिले, तो हमें अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ऐसा ही बनाना होगा। और उस पर भी बड़ी अच्छी लाइन्स है कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू तो नहीं, तमन्ना तो है कि बस मेरे किरदार से खुशबू आए। जब एक व्यक्ति अपनी महक से उस ऑरा को पॉजिटिव वाइब्स देता है, तब ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमारे पास हो और उसे बिन मांगे प्रेम सम्मान मिलता है। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी एक फेवरेट
एंकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऋचा अनिरुद्ध जी, उनसे सीखने को मिला था। और एक दो वीडियो में मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है और ये मेरे लिए एक रिमाइंडर का काम करता है, इसलिए मैं इसका बार बार जिक्र करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बड़े बड़े नेता अभिनेता के साथ अगर सेल्फी ले लेते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, तो समाज में हमारा एक जलवा हो जाएगा। जबकि फैक्ट ये है कि ऐसे लोगों की जो रेपुटेशन होती है सिर्फ चमचे वाली होती है, और इन चमचों के भी चमचे होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ अपना निजी स्वार्थ होता है कि इस व्यक्ति से हम बना के रखेंगे तो हमारा कुछ काम निकल जाए। लेकिन सही मायने में मान सम्मान सिर्फ वो व्यक्ति पाता है समाज में जिसने समाज में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, जिसने समाज में कुछ सेवाएं दी हो, जिसने चैरिटी की हो, या फिर उसने कुछ वैल्यू एडिशन किया हो अपनी सकारात्मकता से, अपने विचारों से। अगर उसने क्रांति दी है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम सम्मान मिलता है। यहाँ अभी 12 मई का अभी 4-5 दिन पहले का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगी। पिछले वीडियो में भी मैंने उसका जिक्र किया था। हमारे समाज के एक बड़े संभ्रांत सम्माननीय हैं भामाशाह कुंभट साहब। भामाशाह का अर्थ होता है एक व्यक्ति जो बिना कैलकुलेशन के दानवीर कर्ण की तरह दान करता है, चैरिटी करता है। तो उनका समाज में बड़ा आदर्श स्थान है। 12 मई को कुंभट साहब को राजा साहब, जोधपुर के राजा साहब सम्मानित कर रहे थे। तो जितने भी लोगों को सम्मान मिल रहा था, करीबन 12-15 लोगों को सम्मान मिल रहा था अपने अपने क्षेत्र से। तो समाज के एक आदर्श के रूप में कुंभट साहब को सम्मान मिला था। तो उनकी तरफ से मुझे आमंत्रण था, इसीलिए मैं उस इवेंट में गई थी। और मेरी दिली चाहत थी कि राजा साहब को मैं लाइव देखूं। मैंने आज तक राजा साहब को लाइव नहीं देखा था। तो हॉल पूरा खचाखच भरा था, 1500 लोग वहां पर मौजूद थे। अब हुआ ये कि लास्ट में इवेंट सब कुछ अच्छे से हो गया। अब बात आई फोटो सेशन की। तो मंच पे जिन लोगों को सम्मान मिला था वो लोग थे, और उनके साथ साथ और लोग ग्रुप में आके राजा साहब के साथ ग्रुप फोटो करा रहे थे। तो मुझसे भी कहा गया कि दीप्ति जी चलिए मंच पे चलते हैं और फोटो लेते हैं। हमेशा मुझे ऐसे मोमेंट पे ऋचा अनिरुद्ध जी की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। वो बताती हैं कि जब उनका स्ट्रगल फेज था और मुंबई में वो जब ट्रांसपोर्ट उनका जो रहता था वो बस के थ्रू ही वो आया जाया करती थी। तो एक बार क्या देखा उन्होंने, मुंबई में एक बहुत बड़े स्पेस पे खूब सारी भीड़ थी। उन्हें लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने भीड़ को हटा के पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पर ये बंगलो अमिताभ जी का है, अमिताभ जी अभी आने वाले हैं। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो अमिताभ जी की डाई हार्ट फैन थी। उन्हें लगा कि अरे आज तो मेरा सपना पूरा होने वाला है, और वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। लेकिन तभी उनकी अंतरात्मा ने उन्हें रुकने को बोला कि ऋचा रुक, और वो तभी वहां रुक गई। और उन्होंने अपनी अंतरात्मा को ये कहते हुए सुना कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अमिताभ जी से नहीं मिलना है, भीड़ का हिस्सा बन के नहीं मिलना है। इतनी मेहनत करनी है कि कभी कोई सौभाग्य ऐसा मिले कि वो इंटरव्यू का दौरान हो, कि आमना सामना हो, वो अपना परिचय दे और तू अपना परिचय दे। और फिर ऋचा जी बोल रही कि मैं फिर बैक स्टेप हो गई, मैंने बस ली और निकल गई। और 5 साल मैंने जी तोड़ मेहनत करी। फिर सौभाग्य मुझे एक दिन ऐसा मिला कि जब एक इंटरव्यू मेरा होना था और अमिताभ जी सामने थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि हाय मैं अमिताभ बच्चन। उन्होंने कहा कि नमस्कार सर, मैं ऋचा अनिरुद्ध। तो यहाँ मंच के विषय में मुझे जो सीखने को मिला है वो ये है कि मंच पे व्यक्ति तब हो, या तो उसे सौभाग्य मिले औरों को सम्मानित करने का, या फिर उसे यह सौभाग्य मिला है कि उसने कुछ ऐसी सेवाएं दी हैं जिससे उसे सम्मान मिल रहा है। जब ये दो व्यक्ति मंच पे होते हैं तो सही मायने में सोसाइटी से बिन मांगे प्रेम सम्मान उसे मिलता है। तो वो मोमेंट जो 12 तारीख का था वो मेरे लिए साक्षी होने का समय था। और मैंने एक साइलेंट प्रेयर की थी कि भगवान मुझे भी ये शक्ति सामर्थ्य दे कि मैं भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करूं जब मंच पे मुझे ये सौभाग्य मिले कि राजा साहब का आशीर्वाद मुझे भी मिले। लेकिन उसके लिए पात्रता पे काम करना होगा। और ऋचा अनिरुद्ध जी की ये जो पावरफुल वैल्यूबल टीचिंग है वो बड़ी अच्छी बात सिखाती है। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो ये लिखते हैं कि जब भी गए बैठ गए पैरों के तले, हम भूले से भी कभी बड़ों के सिरहाने नहीं बैठे। और एक वर्ड आता है शम्स, शम्स का मतलब होता है सूरज। तो जब भी गए बैठ गए पैरों के तले, हम भूले से भी बड़ों के सिरहाने नहीं गए, और अपने हुनर से शम्स थे जुगनू थे जैसे भी थे। अपने हुनर से शम्स थे जुगनू थे जो भी थे, फोटो किसी के साथ खिंचाने नहीं गए। तो सही मायने में उस व्यक्ति का सम्मान होता है, उस व्यक्ति को बेहसा प्रेम मिलता है जो समाज में कंट्रीब्यूट करता है, अपनी पात्रता पे काम करता है। तो अगर हम चाहते हैं
कि हमें वो सम्मान प्रेम मिले, तो हमें अपने पात्रता पे काम करना होगा। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।